हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने नदी तंत्र को देखा और भारत के विस्तृत उत्तर भारत के नदी तंत्र और दक्षिण भारत के नदी तंत्र को देखा, जिसमें हमने समझा कि उत्तर भारत की नदियों का तंत्र नया जबकि दक्षिण भारत की नदियों का तंत्र पुराना है। आज हम जिस सेशन में शुरुआत कर रहे हैं उसमें देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख झीलें तथा भारत के मानसून की प्रकृति को। अगर हम देखें तो दर्रे दर्रे क्या होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में दो स्थानों को जो जोड़ते हैं उन्हें दर्रा कहते हैं। दर्रों को इंग्लिश में पास कहा गया है, जबकि स्थानीय भाषाओं में इनके लिए ला शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम देखें तो सबसे पहले लद्दाख में हमें दर्रे दिखाई देते हैं। हमने राज्यवार क्रम में दर्रों को समझा है और लिखा है। अगर हम देखें तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा रहा है, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा रहा है तो हम पहले अलग क्रम में नहीं पढ़ते थे, आज हम उनको अलग क्रम में देखते हैं। वर्तमान में पुस्तकों में इन्हें अभी मेंशन नहीं किया गया है, तो दिक्कत समस्या यह आती है कि कौन सा दर्रा परीक्षा में पूछा जा सकता है जो लद्दाख में हो और कौन सा जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले देखते हैं लद्दाख के दर्रे को। तो लद्दाख में तीन प्रमुख दर्रे हैं। पहला है चोरबतला दर्रा या चोरबतला दर्रा, चोरबतला दर्रा। दूसरा है खारदंगला और तीसरा है चांगला दर्रा। तो पहला है चोरबतला, दूसरा है खारदंगला और तीसरा है चांगला दर्रा। कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देता है बनिहाल दर्रा, फिर आपको दिखाई देता है बुर्जिला दर्रा, फिर जोजिला दर्रा। अगर हम बनिहाल की बात करें तो यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में तीन प्रमुख दर्रे, पहला है बुर्जिला, फिर जोजिला और फिर बनिहाल दर्रा। फिर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको दिखाई देता है बारालाचाला दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा। तीन प्रमुख दर्रा, बारालाचाला दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आपको दिखाई देता है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक देवभूमि क्षेत्र है। बड़े बड़े तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। गंगोत्री को हमने देखा था कल। गंगा जो कि भागीरथी के रूप में गंगोत्री से निकलती है, गौमुख से, और यमुनोत्री से यमुना निकलती है बंदरपूछ ग्लेशियर से। तो हम देखें उत्तराखंड में थांगला दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। तो चार दर्रे हैं, थांगला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। सिक्किम में अगर देखें तो नाथुला और जलपला। सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला और जलपला। फिर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला, बुमला और दिफू दर्रा। बॉमडिला, बुमला और दिफू दर्रा कहां पर दिखाई देते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। फिर हम सह्याद्री के क्षेत्र में पहुंचते हैं, यानी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में अगर देखें तो महाराष्ट्र में आपको दो दर्रे दिखाई देते हैं, भोरघाट और थारघाट। भोरघाट और थारघाट। तमिलनाडु में दर्रा है सेंकोतह दर्रा। सेंकोतह दर्रा, या थोड़ा नाम लेने में अजीब सा लगता है, सेंकोतह दर्रा तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है। फिर इन दर्रों को हमने किस में देखा? क्रम में, बिल्कुल एकदम। लद्दाख में चोरबतला दर्रा, खारदंगला और चांगला। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला और बनिहाल दर्रा। फिर हमने देखा हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड में आपने देखा थांगला, नीति, लिपुलेख और माना दर्रा। उत्तराखंड में आपने देखा नाथुला और जलपला। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा बॉमडिला, बुमला और दिफू दर्रा। महाराष्ट्र में भोरघाट और थारघाट। तमिलनाडु में देखा आपने संकोतह दर्रा। अब देखते हैं भारत में कुछ जलप्रपातों को। जलप्रपात क्या होते हैं? पहाड़ी से गिरने वाले जल को हम जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कहते हैं। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह एशिया का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा राज्य में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। अगर हम देखें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो वाराही नदी में है। किस नदी पर है? वाराही नदी पर। कहां पर है? कर्नाटक में। फिर हम देखते हैं भारत का नियाग्रा फॉल कहां पर है, तो आप बताएंगे इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर।
क्या नाम है उसका? चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप बताएंगे शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी के क्षेत्र पर, भारत का नियाग्रा फॉल। तो आपको यह स्पष्ट हुआ। फिर हम देखते हैं भारत की झीलों को। भारत की अगर हम झील देखें तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है वेम्बनाड झील। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। अगला आप देखेंगे अष्टमुड़ी झील। कौन सी झील? अष्टमुड़ी। तो यह दोनों झीलें कहाँ मिलती हैं आपको? केरल में। वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील केरल में। फिर आपको लेगून्स दिखाई देते हैं। कुछ लेगून्स यहाँ मैंने लिखे, जैसे लोकटक, आपको चिल्का दिखाई देगा, कोलेरू दिखाई देगा, पुलिकट, यह लेगून झीलें हैं। ठीक है, कैसी झील है? लेगून। पहले देखते हैं हम लोकटक झील को। लोकटक झील मणिपुर में है और भारत का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वह लोकटक झील में ही है। कौन सा है? केबुल लामजाओ। तो वह कौन सी झील में है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर। फिर देखते हैं हम लेगून की बात कर रहे थे, चिल्का। चिल्का एक लेगून झील है और यह आपको दिखाई देती है उड़ीसा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? उड़ीसा क्षेत्र में। फिर आपको दिखाई देती है सांभर। सांभर झील अगर बात करें तो सांभर भारत की सबसे नमकीन पानी की झील है। किस झील है? नमकीन पानी की झील। कहाँ दिखाई देती है आपको? राजस्थान में। कोलेरू। कोलेरू झील की बात करें तो कोलेरू झील आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, यह तीनों झीलें आपको दिखाई देती हैं जम्मू कश्मीर में। और डल झील अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और डल झील में जो नाव चलती है उन्हें क्या कहते हैं हम? शिकारा। क्या कहते हैं? शिकारा। तो वुलर झील, डल झील और शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील। पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। कहाँ दिखाई देती है आपको? तमिलनाडु के क्षेत्र में। कहाँ दिखाई देती है? तमिलनाडु में। राजमसंद, पिछोला, उदय सागर, यह तीनों झीलें आपको कहाँ दिखाई देती है? राजमसंद, पिछोला और उदय सागर कहाँ दिखाई देती है आपको? राजस्थान में। सांवर भी है, मगर मैंने सांवर को अलग लिखा है क्योंकि वह नमकीन पानी की झील है। ठीक है। फिर आप देखते हैं फुलहर झील। फुलहर झील से उत्तर प्रदेश की वह नदी निकलती है जिस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है। तो आप बताएंगे गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यह रहे आपके दर्रे और झील और जलप्रपात। अब हम देखते हैं भारत की मानसूनी प्रकृति को। भारत की मानसूनी प्रकृति की बात करें तो मानसून शब्द जो आया है वह आया है अरबी शब्द मौसम से, जिसका मतलब होता है वर्षा करने वाली हवाएं। यानी कि जो हवाएं वर्षा करती हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं, जिन्हें भारतीय भाषा में मानसून कहा गया। मानसून अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से उसका आगमन होता है और वह होता है केरल के तट पर जून की शुरुआत में। जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं केरल के तट पर पहुंचती हैं और वर्षा करती हैं तो उसे मानसून का विस्फोट कहते हैं, जो जून की शुरुआत में केरल के तट पर हमें दिखाई देता है। अगर हम देखें तो केरल से चलती हुई यह मानसूनी हवाएं अपने साथ वर्षा करती हुई पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचती है, जहां पर इनका दो रूपों में विभाजन होता है। एक विभाजन उत्तर भारत की ओर और एक विभाजन मेघालय शिलांग के पठार की ओर दिखाई देता है। मेघालय शिलांग के पठार में यह रुक जाती है जहां अत्यधिक वर्षा करती है। इस कारण दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपको दिखाई देता है मासेराम मेघालय में। और एक जो विभाजन है वह मानसूनी हवाओं का चलता है उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत की ओर वह पहुंचता है अगस्त और सितंबर के माह में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में, और गुजरात के क्षेत्र से वह लौटता है। तो मानसून जब लौटता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जो पहले दक्षिण पश्चिम थी वह लौटने के बाद उत्तर पूर्व हो जाती है। किस रूप में? उत्तर पूर्व में। तो मानसून का निर्वर्तन या मानसून का लौटना होता है गुजरात से, और किस रूप में होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में, जो पहुंचता है नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के तट पर और वहां वर्षा देखने को मिलती है। तो ठंडों में वर्षा आपको दिखाई देती है तमिलनाडु में। अगर हम देखें 2016 में तमिलनाडु में हमें बाढ़ की स्थिति दिखाई देती है दिसंबर के माह में, तो वह
ठंड में वर्षा का ही कारण था। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 3/4 पूरी वर्षा का, और उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून से। हमारे यहाँ मानसून का जो सेशन रहता है वह रहता है जून से सितंबर के मध्य, जून से सितंबर के मध्य। अगर हम देखें तो एक चीज को, फैक्ट को समझिए, यह मानसून की स्थिति भारत में अगर देखें तो जून में शुरुआत होती है केरल से दक्षिण पश्चिम मानसून के क्रम में, और वह जाता है पश्चिम बंगाल की ओर, वहां से लौटते हुए वह उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में सितंबर से लौटते हुए तमिलनाडु में ठंड में वर्षा करता है नवंबर दिसंबर के माह में। हमने समझाया मानसून मौसम अरबी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है वर्षा वाली हवाएं। भारत में 73% वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून का लौटना समझाया, किस रूप में लौटता है? उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में। कब लौटता है? तो आप बताएंगे सितंबर के माह में गुजरात से वह लौटता हुआ दिखाई देता है, और नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के तट पर पहुंचता है और ठंड में वर्षा करवाता है। अगर हम देखें तो मानसून की ऋतु कब से कब तक हुई? तो वह जून से सितंबर के मध्य हुई। उसके बाद आता है, अगर देखें तो सूर्य का दक्षिणायन शुरू होता है, यानी कि वो दक्षिणी गोलार्ध की ओर मकर रेखा की ओर गमन करता है, और उस समय अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। क्या आता है? गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम। तो आप बताएंगे ठंड का मौसम, और उधर शिफ्ट होगा तो उधर गर्मी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर से मार्च के मध्य शीत ऋतु का सेशन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में ही भारत अवस्थित है, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी शीत ऋतु आपको दिखाई देती है सितंबर से मार्च के महीने में। जेट स्ट्रीम अफगानिस्तान की ओर खिसकाव होता है। अगर हम देखें तो ठंड होगी तो ठंडी हवा नीचे बैठेगी और गर्म हवा ऊपर क्या हो जाएगी? उठेगी, और वह अफगानिस्तान की ओर खिसक जाती है। इस वजह से ठंड में वर्षा भारत में नहीं देखने को मिलती है। दूसरा, मार्च से मई के मध्य हमारे यहाँ गर्मी होती है, क्योंकि उत्तरायण होता है सूर्य का कर्क रेखा की ओर, और कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होता है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी से आर्द्रता ज्यादा होगी। आर्द्रता क्या होगी? पानी की मात्रा क्या होगी? वो बादलों का निर्माण करेगी, और गर्म हवा होगी, और गर्म हवा होगी तो वर्षा काल होगा। अब यह वर्षा मानसून से नहीं होगी तो ऐसी वर्षा को हम संवहनी वर्षा कहते हैं, जो क्षेत्र विशेष में होती है। उसके लिए प्री कंडीशन क्या है? तो प्री कंडीशन है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 75 से 80% के मध्य आर्द्रता। ऐसी वर्षा क्षेत्र विशेष में होती है, और ऐसी वर्षा क्षेत्र विशेष के साथ साथ एक कम समय में अधिक वर्षा का रूप दिखाई देता है, तेजी से वर्षा होती है। तो यह आपको दिखाई देता है ग्रीष्म ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर बनती हुई दिखाई देती है, और इसी महीने में हमें लू चलते हुए दिखाई देती है उत्तर भारत में। फिर अगर हम देखें भारत के मानसून पर एक प्रभाव होता है एल नीनो का या ला लीना का। अगर हम देखें तो दक्षिण भारत का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी है लीमा। वहां पर ठंडी जलधारा बहती है, किंतु दिसंबर के महीने में कभी कभी ऐसा होता है कि वहां ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा उसका स्थान ले लेती है, जिस कारण अगर गर्म होगा तो भारत में इसका प्रभाव मानसून पर यह होता है कि कहीं पर अधिक वर्षा होती है और कहीं पर सूखा क्षेत्र देखने को मिलता है। जो एल नीनो शब्द है वह क्राइस्टचर्च से जुड़ा है छोटा बच्चा, क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में यह गर्म जलधारा का निर्माण होता है पेरू के तट पर, और इससे भारत में मानसून की प्रकृति डिस्टर्ब होती है। दूसरा है ला लीना। एल नीनो का मतलब जहां छोटा बच्चा है, ला लीना का मतलब छोटी बच्ची है। इसका जब प्रभाव होता है तो पेरू में जो तट पर ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर बहुत अधिक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, और अगर बहुत ठंड हो जाएगी तो आप समझिए बहुत ठंडी जलधारा वर्षा के प्रतिरूप को बदलेगी, और वर्षा का प्रतिरूप क्या हो जाएगा? कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ला लीना और एल नीनो ऐसे प्रभाव हैं जो भारत में मानसून की प्रकृति को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा प्रमुख दर्रों को, प्रमुख झीलों को, जलप्रपात को, तथा भारत में मानसून की प्रकृति को। और भारत की मानसून से जुड़ी प्रकृति में आप देखेंगे कि किस प्रकार भारत में वर्षा काल के कारण
आपको वनों की प्रकृति में विभाजन देखने को मिलता है और विविधताएं दिखती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने फैक्ट टू फैक्ट रखा है इस सेशन को, जो कि परीक्षा के लिए डायरेक्ट उपयोगी है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।